नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने स्टार्क। नीलामी में केकेआर ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है और 20.50 करोड़ रुपए खर्च किए हैदराबाद ने कर्मिश के लिए। और आप देख सकते हैं कि आईपीएल के महंगे बिकने वाले खिलाड़ियों की अगर हम लोग बात करें तो ये 2024 का सीजन के लिए इसमें मिशेल स्टार्क केकेआर ने खरीदा है 24.75 करोड़ में। अगर हम लोग 2024 के पेट कमिंस के लिए बात करें, ये है खिलाड़ी, और सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा है। और 2023 में पंजाब किंग्स ने सैम कुर्रन को खरीदा था कितने में? 18.50 करोड़ में। देखिए इंडियन प्रीमियर लीग की बात हो रही जिसकी स्थापना आप देखते हैं कि 2007 में हुई थी, लेकिन पहला संस्करण इसका 2008 में हुआ था, ये आप लोग याद रखिएगा। हर्षल पटेल सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी बने हैं। भारतीय ऑलराउंडर हर्षल पटेल आईपीएल की इस नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। हर्षल का आधार मूल्य 2 करोड़ रुपए था और पंजाब किंग्स ने उन्हें 11.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। समीर रिजवी सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने हैं घरेलू टूर्नामेंट में। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले बल्लेबाज हैं। चलिए, और आप लोग क्रिकेट को तो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोगों की तो निगाहें एक एक बॉल पर रहती हैं। आपराधिक कानूनों में संशोधन से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा शुरू। लोकसभा में मंगलवार को आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े 3 विधेयकों पर चर्चा शुरू हो गई है। आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले ये विधेयक भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और लोकसभा की बात करें तो आप देखते हैं कि किसकी बात हो रही है, जो 543 सीटें हैं ना, और लोकसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपको चुनाव लोकसभा का लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए, और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। एनसीआर में 2.4 लाख फ्लैट खरीदारों को सरकार देगी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं से प्रभावित 2.4 लाख फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देने का निर्णय किया है। कैबिनेट बैठक में नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश लागू करने का फैसला किया गया है। और नीति आयोग की बात करें तो 2015 में आया था ये योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके, ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना बात सुनवाई योग्य, पूजा स्थल अधिनियम बाधा नहीं है। राष्ट्रीय महत्व का है ज्ञानवापी परिषद का स्वामित्ववाद। मस्जिद पक्ष की सभी याचिकाएं खारिज हो गई, तय करेगा ज्ञानवापी का धार्मिक चरित्र। सर्वे आदेश पर हस्तक्षेप से इनकार, एएसआई रिपोर्ट इस केस में भी पेश करने का निर्देश दिया गया है। ये आप देखिए फैसले के कुछ खास बिंदु हैं। दीन मोहम्मद केस 1936 में वर्तमान का कोई भी पक्षकार नहीं था। इस केस में परिसर का धार्मिक चरित्र तय नहीं हुआ था और केवल व्यक्तिगत बाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत मिली थी, इसलिए नहीं कह सकते कि विवादित परिसर मंदिर है अथवा मस्जिद है। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, विवाद शुरू से चल रहा है। मंदिर कई बार टूटा और बना, इसलिए सिविल बात की पोषणीयता प्रभावित नहीं होगी। अयोध्या मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 की धारा 5 की दलील इस मामले में लागू नहीं होगी, जिसमें कहा गया है कि राम जन्मभूमि मामले के अलावा अन्य मामले में 1991 का कानून लागू होगा। परिषद का 1947 में धार्मिक चरित्र क्या था यह तय होना है और इसलिए पुनरीक्षण अदालत के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं था और इसलिए अदालत की सुनवाई कर आदेश देना सही, हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। राखी सिंह व अन्य केस में साइंटिफिक सर्वे किया जा रहा है जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। क्या पृष्ठभूमि है? भगवान आदि विश्वेश्वरैया विराजमान की तरफ से वाराणसी की अदालत में 1991 में दाखिल मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपने जहां वहां पूजा की इजाजत की मांग की गई थी। मस्जिद पक्ष की दलील थी कि 1991 की पूजा स्थल अधिनियम के तहत आदि विश्वेश्वर के मुकदमे की सुनवाई नहीं की जा सकती है। मंदिर पक्ष का तर्क है विवाद आजादी से पूर्व का है, ज्ञानवापी विवाद में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा। देखिए इस कानून में ये कहा गया था, जो आप देखते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सुनते हैं ना आप लोग बार बार, कि 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उस कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है।
खरगे विपक्ष के पीएम प्रत्याशी के रूप में उभरे। ये अब ही आपने देखा है कि 2024 के लिए गठबंधन बन रहा है ना, इंडिया गठबंधन, तो उसी में आप देखते हैं बात हो रही है। ये लोकसभा से आप देखते हैं कि 49 और सांसद निलंबित हुए हैं। एक बात और आपको बता दूं, देखिए क्या रहता है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो अधिक कार्रवाई होती है, एक तरह से आप देखते हैं कि बैठक होती है, सत्र होता है, उसकी व्यवस्था बनाए रखना किसका काम होता है? लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति। अगर आप देखिए कोई सदस्य हंगामा करता है, कोई सदस्य अमर्यादित टिप्पणी करता है, अमर्यादित काम करता है, तो कहते हैं कि उसे बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। तो अगर आप लोग देखें तो अधिनियम क्या नियम माफ करिए नियम 373 में आप देखते हैं, और 374 और 374 ए में लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार मिले हुए हैं एक तरह से, और लोकसभा सदस्यों को निलंबित करने के। और 255 और 256 में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना, उन्हें निलंबित करने की राज्य सभापति काम करता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चीन सीमा पर हट में आग लगने से मेजर बलिदान हुए। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर सैन्य चौकी पर तैनात मेजर हट में सोने के दौरान ठंड से बचने के लिए जलाई गई बुखारी अंगीठी से लगी आग में जलकर बलिदान हो गए हैं। ये आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, ये है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर इसकी राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी चाइना से। मोदी टटोलेंगे जनता का मन, खरा उतरने वाले ही पाएंगे लोकसभा का टिकट। क्या आप 2024 में भाजपा को वोट देंगे? सरकार और सांसदों के प्रदर्शन का आकलन करने के साथ ही इन 14 प्रश्नों में यह प्रश्न भी शामिल है, क्या आप 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना चाहेंगे? इसके पहले यह प्रश्न भी पूछा गया है कि आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है। इसमें विकास संबंधी कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी, राजनीतिक दल और राष्ट्रवाद के विकल्प भी दिए गए हैं। नमो ऐप पर जन्म सर्वे और के साथ शुरू हुई प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया। आम जनता से पूछे क्षेत्र के लोकप्रिय 3 भाजपा नेताओं के भी नाम। 14 प्रश्नों पर फीडबैक से बनेगा केंद्र सरकार व सांसदों का रिपोर्ट कार्ड। अच्छी बात है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। मानवाधिकार उल्लंघन के दायरे में आएगी यौन उत्पीड़न के आरोपों की सूचना। यौन उत्पीड़न मामले में ईडी नहीं कर सकती है आरटीआई एक्ट के तहत छूट का दावा। अदालत ने ईडी को दिया आरटीआई के तहत आवेदक को जानकारी देने का निर्देश। दिल्ली हाई कोर्ट। हर नंदी में प्रदूषण रोकने में नाकाम अधिकारियों पर दर्ज हो मुकदमा, एनजीटी कह रहा है। और एनजीटी 2010 में बना था, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। इस सिल्वर लाइन मेट्रो का एयरपोर्ट तक होगा विस्तार। डीएमआरसी ने नए सिरे से डीपीआर तैयार कर कॉरिडोर के विस्तार के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है। ये आप देखिए संसद में उत्तर दिए जा रहे हैं। नित्यानंद राय कह रहे हैं कि 13,520 एनजीओ को मिली 55,772 करोड़ की विदेशी मदद। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन से अंतरिक्ष उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। प्रस्तावित टेलीकॉम बिल से सैटेलाइट के जरिए दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनियों को भी सरकार आवंटित कर सकती है स्पेक्ट्रम। केवल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए होगा स्पेक्ट्रम का आवंटन, सरकार कह रही है। महिला चालकों को शामिल करने को नियम में 6 माह में करें संशोधन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में महिलाओं का सिपाही या फिर चालक सह पंप ऑपरेटर के रूप में शामिल होने का रास्ता जल्द ही साफ हो जाएगा। अब देखिए आप सभी जानते हैं कहीं कोई महिलाओं से भेदभाव नहीं बचा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि अगर कोई करता है तो वो बेवकूफ़ है। अब तो महिलाएं आप देखते हैं कि पुरुषों से आगे निकल रही हैं। 2047 तक देश को विकसित बनाने की कमान होगी युवाओं के हाथ में। सभी विश्वविद्यालयों में देश को विकसित बनाने को छात्रों में होगी चर्चा। शिक्षा मंत्रालय यूजीसी ने जारी किया इसका स्वरूप। चुनाव प्रचार में निजी वायुयान की अनुमति को नए सिरे से बनेंगे नियम। लोकसभा चुनाव की तैयारी में
जुटे भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश की तैयारी की बारीकी से परिचय की परखा है। देखिए, चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत जीवाश्म ईंधन पर विकसित देशों के दबाव में झुका नहीं। ये विकसित देश बनने तक कोयला आधारित बिजली पर निर्भर रहेगा। भारत देश केवल तेल व गैस आयात करके अपने नागरिकों की ऊर्जा जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। अभी COP28 की बैठक हो रही थी न दुबई में। 17% आबादी रहती है भारत में दुनिया की, लेकिन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में उसका योगदान महज 4% है। 70% बिजली उत्पादन के लिए भारत को कोयले पर आश्रित है। 16 महीनों में कोयला आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता को 17 गीगावाट बढ़ाना है। ये भूपेंद्र पर्यावरण मंत्री है ना, भूपेंद्र यादव, वही कह रहे हैं। ये राजनीति से जुड़ी खबरें हैं, ये भी देख लिया करिएगा। एक दूसरे पर आरोप खूब चलता रहता है, आप देखते हैं। अप्रैल में हो सकता है देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल। मार्च तक तैयार हो जाएगा। जिंद में बनने वाला हाइड्रोजन प्लांट 118 करोड़ रुपए में प्लांट की नई कंपनी को मिला काम। सोनीपत से जिंद के बीच 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हाइड्रोजन ट्रेन चलने की तैयारी है और ट्रेन के पहले प्रोटोटाइप में होगी 8 बोगियां। देश की पहली CNG ट्रेन भी सोनीपत से जिंद के बीच चली थी और अभी सिर्फ जर्मनी में चल रही हाइड्रोजन ट्रेन। 89 किलोमीटर रूट पर चलाई जाएगी हाइड्रोजन ट्रेन और 2 ट्रेन पहले चरण में चलाई जानी है और 360 किलोमीटर तक चलेगी हाइड्रोजन ईंधन डालने के बाद। मराठा आरक्षण के लिए होगा विशेष अधिवेशन। मराठा आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे ने आंदोलन रोकने से किया इनकार। ये आप देखते हैं कि मराठाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है। आप देखते हैं अदालत ने इसे रद्द कर दिया था ना, तो दोबारा ऐसे बात हो रही है। ये भाजपा पूरे देश में मनाएगी वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह की बलिदान दिवस को मोदी साहब ने बाल दिवस घोषित किया है ना। ये आप देखिए, वही ज्ञानवापी को लेकर आप देख रहे हैं बनारस में जो विवाद चल रहा है ना, तो उसी में मंदिर पक्ष हैं, मंदिर पक्ष के तरफ हैं, मस्जिद पक्ष के तरफ हैं। हाई कोर्ट के समक्ष 3 मुद्दे हैं थे। पहला, 1991 का कानून सिविल बाद पर लागू होगा और आदेश 7 नियम 11 के तहत बाद निरस्त किया जा सकता है। दूसरा, साइंटिफिक सर्वे आदेश पर अनुच्छेद 227 की याचिका में हस्तक्षेप हो सकता है। तीसरा, अदालत ने अंतरिम रोक के बावजूद वाद की सुनवाई की है। और आप देखते हैं कि 2050 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था। मुस्लिम शासकों ने ध्वस्त किया। अकबर के मंत्री टोडरमल की मदद से नारायण भट्ट ने पुनर्निर्माण किया और 16 अप्रैल 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया और उसे आलमगीर मस्जिद बनाई। जमीन का मालिकाना हक नहीं लिया और ना ही मस्जिद का हक तय किया। बाद में अवैध रूप से अनधिकृत तौर पर वक्फ संपत्ति दर्ज की गई। वक्फ एक्ट हिंदुओं पर लागू नहीं होता नहीं, वह स्मृति पुराणों के अनुसार सतयुग से आज तक परिसर में मंदिर ही रहा है। अब मस्जिद पक्ष क्या कहती है? पूजा स्थल अधिनियम के तहत राम जन्मभूमि को छोड़कर देश के सभी पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 की धार्मिक स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है। वर्तमान सिविल बाद में इस कानून के तहत पोषणीय नहीं है, इसलिए आदेश 7 नियम 11 के तहत अर्जी स्वीकार कर बाद नष्ट किया जाए, क्योंकि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र में बदलाव नहीं किया जा सकता है। दीन मोहम्मद केस में विवाद तय हो चुका है, इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। वक्फ संपत्ति को लेकर सिविल वाद पोषणीय नहीं है, वक्फ अधिकरण ही सुनवाई कर सकता है। चलिए, चल रही हैं बातें ये सब। ये मुस्लिम पक्ष की जो 5 याचिकाएं खारिज की उसमें 1991 में वाराणसी की अदालत में पंडित सोमनाथ व्यास और अन्य की ओर से दाखिल किए गए मुकदमे की पोषणीयता को लेकर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद
की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। इस मुकदमे में वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक ने विवाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से हाईकोर्ट में 2 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थी। 5वीं याचिका अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद की ओर से आप देखिए हाईकोर्ट में दायर की गई थी, और जिसमें वाराणसी की सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक की अदालत में लंबित इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की गई थी। चलिए चल रहे हैं विवाद, आप देखते हैं खूब राजनीति भी होती है इस पर, ये भी याद रखिएगा। देश भ्रमण पर आए 108 NRI घूम रहे हैं 36 ऑटो से। पराग कणों की जांच से भी अपराधियों के विरुद्ध मिल सकेंगे साक्ष्य। वरिष्ठ फॉरेंसिक विज्ञानियों के देश के पहले पराग प्रोफाइलिंग शोध ने दिखाई राय। दिल्ली, झांसी और औरई से नमूने लेकर हुआ है शोध इस पर, तो ये भी आप लोग देखेंगे। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। जब आंसर राइटिंग करते हैं, निबंध लिखते हैं आप लोग, तो वहाँ भी आपको क्या फ़ायदा मिलता है यहाँ से, ये जरूर याद रखा, पढ़ लिया करिएगा, जानकारी भी मिलती है एक सामान्य। चुनौतियों से बेखबर मोदी सरकार। अब आप लोगों को क्या करना है कि देखिए यही स्मार्ट क्रिया दिखानी है। आप देखते हैं कि जब बीजेपी के पक्षकारों के द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई आर्टिकल लिखाया जाता है, तो उसमें आप देखते हैं वो अपनी सरकार की, मोदी की तारीफ करते हैं। और आप देखते हैं कि जो विपक्ष के द्वारा लिखा जाता है किसी नेता के द्वारा, तो आप देखते हैं कि उसकी आलोचना यानी कि कमियां बताई जाती हैं बीजेपी सरकार की। तो यहीं से आप लोगों को पॉजिटिव पॉइंट मिल जाते हैं, नेगेटिव पॉइंट मिल जाते हैं, और एक अपना व्यू आप रख सकते हैं अपना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियों के आंकड़ों से भारत को लेकर विचलित करने वाली तस्वीर उभरी है। इन आंकड़ों के अनुसार 140 करोड़ की आबादी में करीब 100 करोड़ लोग यानी कि 74% आबादी पोषक आहार का व्यय करने में सक्षम नहीं है। वहीं देश की 16.6% आबादी कुपोषण की शिकार है, यानी करीब 20 करोड़ लोगों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है। यह संख्या यूरोप की कुल जनसंख्या की 1/3 के बराबर है। देश पोषण की इतनी विकराल समस्या से जूझ रहा है। यह बात तब और कचोटती है जब प्रधानमंत्री बार बार अमृतकाल की दुहाई देते रहते हैं, और इन आंकड़ों की माने तो एक बड़ी संख्या में लोगों के पास सम्मानजनक आजीविका का अभाव है और इस कारण पोषक आहार पर खर्च करने में समर्थ नहीं है। इससे मौजूदा समय के दौर में तरक्की और आर्थिक समृद्धि को लेकर किए जाने वाले बड़े बड़े दावों को भी पोल खोल रही है, और ऐसी स्थिति के बावजूद कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तो कतई नहीं। चिंता का एक और पहलू बेसरकारी नीतियां व सुधार भी है, और जिनसे अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आर्थिक विषमता की स्थिति ऐसी है कि 76% संपदा केवल 10% लोगों के पास है, और सबसे गरीब 20% लोगों के हिस्से में मात्र 13% संपदा है। यह रुझान दर्शाता है कि प्रधानमंत्री बार बार जिस आर्थिक समृद्धि की बात कर रहे हैं उसका सरोकार शायद शीर्ष 10% अमीरों में से ही है, और इन 10% अमीरों में से ही शीर्ष 1% की झोली में राष्ट्रीय आय का 20% हिस्सा जाता है। ऐसे में यह बखूबी समझ आता है कि मौजूदा सरकार इन 10% लोगों के दायरे से परे देख ही नहीं पाती है। भारत में एक बालिग की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख आप देखते हैं कि 4,200 रुपये सालाना है, जबकि आर्थिक तलहटी के 50% हिस्से में प्रति व्यक्ति 53,610 रुपये वार्षिक आते हैं, और जबकि शीर्ष पर 10% के हिस्से के प्रति व्यक्ति आप देखते हैं 11,66,520 रुपये सालाना, जो तलहटी वाले 50% से भी 20 गुना अधिक है। यह विषमता दर्शाती है कि सरकार जिन आर्थिक सुधारों को खूब ढिंढोरा पीटती है उनमें एक छोटे से वर्ग को ही लाभ पहुंच रहा है। इन नीतियों से केवल संपदा सर्जक ही फायदे में है। जहां देश में अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी हो रही है, वहीं भुखमरी, बेरोजगारी, कुपोषण, लचर स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी चुनौतियां बढ़ रही हैं। जहां अरबपतियों के पास और समृद्ध होने
कि अवसर बढ़ रहे हैं, वहाँ गरीब केवल अपना अस्तित्व बचाए रखने की उम्मीद से जूझ रहा है। किसी प्रकार बुनियादी जरूरतों की पूर्ति होती रहे। वर्ष 2020 में भारत के में अरबपतियों की संख्या 102 थी। अब आंकड़ा 2022 में बढ़कर 126 हो गया है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार इन अरबपतियों के पास 54.12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो केंद्र सरकार के 1.5 साल के बजट की पूर्ति करने में सक्षम है। दूसरी ओर आप देखिए 2018 में करीब 99 करोड़ लोग भूखे पेट सोते थे, और जो संख्या 2022 में बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। सितंबर 2002 में सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने स्वीकार किया कि देश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत के 65% मामलों के लिए व्यापक भुखमरी जिम्मेदार रही। भुखमरी बेलगाम होती गई और प्रधानमंत्री लगातार अमृतकाल का राग अलापते रहे। मोदी सरकार ने कारपोरेट कर को 30% से घटाकर 22% किया और चरणबद्ध रूप से उसे 15% करने की तैयारी है। यह कदम इस मंशा से उठाया गया है कि इससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। हालांकि इससे केवल अमीरों को लाभ हुआ है और कोई ट्रिकल डाउन इफेक्ट यानी कि समृद्धि में साझा लाभ नहीं पहुंचा है। इसके उलट गरीबों के से बिना किसी खास रियायतों के कर वसूलना जारी है, चाहे भुखमरी हो या लैंगिक समानता, विधि का शासन, सामाजिक प्रगति और लोकतांत्रिक सूचकांक, सभी प्रमाणों पर देश की स्थिति में मोदी सरकार के दौरान भारी गिरावट देखने को मिली है। डैम ने भारतीय लोकतंत्र को जहां चुनावी अधिनायकवाद बताया, तो द इकोनॉमिक्स ने खामियों से भरा लोकतंत्र कहा। इतिहास राजीव गांधी की दूरदर्शिता को सराहेगा कि उन्होंने कंप्यूटर और नई तकनीक के महत्व को पहचाना था। इतिहास में यह भी दर्ज होगा कि नरसिंह राव सरकार के दौरान इस कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण की राह पर आगे बढ़ाया और दूरसंचार जैसे कई क्षेत्रों को उभार हुआ। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सुधारों की यह प्रक्रिया वाजपेयी सरकार के दौरान भी जारी रही। उसमें बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेज रफ्तार से विस्तार करना शुरू किया और इस तेजी की बर्बादी मोदी सरकार अपने कार्यकाल में कभी नहीं कर पाई है। बराबरी। और वैसे भी यह सरकार जिन योजनाओं का सबसे ज्यादा श्रेय लेती है, उनमें से अधिकांश सांप्रदायिक सरकार में शुरू की गई थी। यूपीए सरकार में, सांप्रदायिक सरकार में भी डिजिटल इकोनॉमी ने गति पकड़ना आरंभ कर दिया था। वहीं इस सरकार में केवल अर्थव्यवस्था के समृद्ध क्षेत्रों को ही लाभ पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित है। समानता लाने से जुड़े सामाजिक सुधारों की दशा खराब है। यही कारण है कि हाशिए पर मौजूद समूहों, वंचित वर्गों और अल्पसंख्यकों की स्थिति दयनीय है और सरकारी दावों के उलट समृद्धि में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। गरीब लोग जीवन के लिए अपने संघर्ष से जूझ रहे हैं। वहीं सरकार को पूरा जोर अपनी उपलब्धियों के बखान पर है और निसंदेह एक छोटे से वर्ग ने काफ़ी कुछ हासिल किया है, मगर 140 करोड़ के देश में 100 करोड़ लोगों को असहाय नहीं देखा जा सकता है। यह हमारे लिए जागने का समय है और हम एक समतापूर्ण एवं प्रगतिशील भारत बनाने के राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को साकार करने में जुटे हैं। हम किसी जंगल में नहीं रह रहे हैं जहां केवल वही ताकतवर खुद को बचाए रख सकता है जो ऐसा करने में सक्षम हो। समता तो न्याय का आधार है, विषमता अन्याय का परिणाम है। अभी हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां अन्याय का बोलबाला है। लेखक राज्यसभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। कपिल सिब्बल साहब के द्वारा लिखा गया आर्टिकल। पाकिस्तान में मिट रही है हस्ती हमारी। ये आप देखिए, हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि यूनान, मिस्र, रोमान सब मिट गए। जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह अभिमान करने वाली बात भी है, क्योंकि भारत उन देशों में से है जहां विदेशी और विशेष रूप से इस्लामी आक्रांताओं के अनगिनत हमले और उनके लंबे दमनकारी शासन के बाद भी भारतीय संस्कृति अपने अस्तित्व बचाए रही है। लेकिन हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि पाकिस्तान में बचे कुछ हिंदू मंदिरों को आए दिन या तो तोड़ा जा रहा है या फिर उनका उपयोग पार्किंग, गोदाम, पशुओं के बाड़े आदि के रूप में किया जा रहा है। पाकिस्तान में अब गिनती के ही मंदिर बचे हैं, उन्हें भी नष्ट करने या फिर उन पर अवैध कब्जा करने का सिलसिला कायम है। और आप देखते हैं कि हाल ही में पाकिस्तान में के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सादा पीठ मंदिर की एक दीवार को तोड़कर वहां काफी हाउस बनाने की तैयारी की खबर आई। कुछ दिन पहले सिंध प्रांत में हिंगलाज मंदिर को भी तोड़ा गया। पिछले सप्ताह अहमदपुर सियाल में एक ऐतिहासिक सीताराम मंदिर को तोड़कर वहां चिकन की एक दुकान खोल दी गई। पाकिस्तान में यह सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है। वास्तव में वह हजारों साल पुराने हमारी सभ्यता से जुड़ी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने पर तुला है। वैसे तो इस विरासत का वारिस पाकिस्तान भी है, लेकिन उसे वह न केवल नकारता है बल्कि उससे नफरत भी करता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह भारत और हिंदुओं के प्रति बैर भाव को बढ़ावा दिया जाता है
और देखिए एक बात और बताऊं, पहले पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कि भारत का हिस्सा था। देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारी 5 राज्यों की सीमा लगती है ना। तो आप देखते हैं बहुत सारे हिंदू वहाँ भी रहते थे और मंदिर वहाँ भी हुआ करते थे, लेकिन आप देखते हैं 1947 में अलग हो गया। और अधिकतर आप देखिए, अधिकतर ही कहेंगे कि हिंदू भारत में आ जाते हैं, और जो बचे थे उन्हें या तो आप देखते हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, या उन्हें मार दिया गया कहते हैं, या उन्हें छोड़ना पड़ा देश। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों के साथ अन्य अनेक कट्टरपंथी तत्व ऐसे हैं जो गजवाए हिंद का सपना पाले हुए हैं। ऐसे कट्टरपंथी तत्व भारतीय मुसलमानों को भी बरगलाते हैं कि गजवाए हिंद के सपने को साकार किया जा सकता है। कथित तौर पर हर एक हदीस में गजवाए हिंद का उल्लेख है। हालांकि अनेक इस्लामी विद्वान इस हदीस को फर्जी मानते हैं, पर उसे सही मानने वालों को भी कमी नहीं है। कुछ समय पहले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने देश के कई शहरों में छापेमारी कर गजवाए हिंद नामक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और इस मॉड्यूल का संचालन पाकिस्तान से हो रहा था। इस मॉड्यूल में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई शहरों के युवक शामिल थे। पाकिस्तान में जैसे हिंदू मंदिर गिनती के रह गए हैं, वैसे ही हिंदुओं के साथ सिख और ईसाई भी। इन तीनों अल्पसंख्यक समूहों की आबादी मुश्किल से 3% रह गई है पाकिस्तान में। हिंदुओं की आबादी घटते घटते 1.5% बची। इसका बड़ा कारण उनका उत्पीड़न है। पाकिस्तान में हिंदू, सिख और ईसाई समाज की लड़कियों का अपहरण कर उन्हें जबरन मुस्लिम बनाने और फिर उनका निकाह कर उन्हें अगवा करने वालों के साथ ही कर देना एक रिवाज बन गया है। वहाँ सबसे अधिक अपहरण और जबरन हिंदू निकाह हिंदू लड़कियों का होता है। अधिकांश लड़कियां नाबालिग होती हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठनों के अनुसार सिंध प्रांत में हर सप्ताह 3-4 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया जाता है। इस बारे में खबरें इंटरनेट मीडिया तक ही सीमित रहती हैं। वहाँ के अखबार और टीवी चैनल हिंदू लड़कियों के अपहरण की घटनाओं का संज्ञान कभी कभार ही लेते हैं। आमतौर पर वे ऐसा तभी करते हैं जब हिंदू समाज के लोग अपनी लड़कियों के अपहरण के विरोध में धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। पाकिस्तान के मुल्ला मौलवियों के साथ वहाँ के शासकों पर भी गैर मुसलमानों को मुस्लिम बनाने की सनक सवार है। इसका एक उदाहरण तब मिला जब अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। उनका कार्यवाहक प्रधानमंत्री ही उनका 3 साल पुराना वह ट्वीट वायरल हो गया जिसमें उन्होंने कहा था कि वह उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सभी हिंदू इस्लाम के सत्य को समझ लेंगे। इसके लिए हम 1000 साल तक इंतजार कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। उन्हें भले ही कोई जल्दी ना हो, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी जितनी जल्दी हो सके अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों को मुस्लिम बनाने पर आमदा है। मुल्ला ये आप देखते हैं कि मुल्ला मौलवियों की यह बीमारी पाकिस्तानी समाज में किस तरह गदर घर कर गई। इस्लाम प्रमाण पाकिस्तान क्रिकेटरों की ओर से अन्य देशों के गैर मुस्लिम खिलाड़ियों को दीन की दावत देते रहने से मिलता है। पाकिस्तान सरीके हालात बांग्लादेश में भी हैं। वहाँ भी हिंदुओं के उत्पीड़न का सिलसिला कायम है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है। वहाँ अगले वर्ष जनवरी में चुनाव होने हैं। यदि प्रधानमंत्री शेख हसीना सत्ता में बचाए रखने में सफल होती हैं तो बांग्लादेश में हिंदुओं के दमन उत्पीड़न की सिलसिला और तेज होने की भूरी आशंका है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की दयनीय दशा की चर्चा के बीच अफगानिस्तान की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। 1990 में वहाँ हिंदुओं और सिखों की आबादी 2-2.5 लाख के करीब थी। पर जब तालिबान ने पहली बार वहाँ सत्ता अपनाई तो उनका जीना मुहाल हो गया, उनका पलायन शुरू हो गया। तब जब तालिबान फिर से काबुल पर काबिज हुआ तो बचे कुछ हिंदुओं ने वहाँ से निकल भागने में ही भलाई समझी। अब वहाँ से भी कम हिंदू सिख हैं। पता नहीं वे कब तक वहाँ बचे रह सकेंगे। विडंबना है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बाद भी नागरिकता संशोधन कानून के अमल की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर है, इनका नाम है राजीव सचान, इनके द्वारा लिखा गया है आर्टिकल। सुरक्षित आश्रय। मन का स्वभाव है कि किसी विशेष वस्तु का थोड़े समय तक आनंद लेने के पश्चात वह दूसरी वस्तु की ओर मुड़ना चाहता है, जबकि सत्य यही है कि संसार में जो चीजें आई हैं उसका अंत सुनिश्चित है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, देख लिया करिएगा। मनमानी पर लगाम संसद में जो चल रहा है आप देखते। गैंगस्टरों पर नकेल। पंजाब में गैंगस्टर लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहते हैं और पंजाब में गैंगस्टरों के कई गुट सक्रिय हैं जहां हत्या, अपहरण, फिरौती, तस्करी जैसे गंभीर वारदातों को संगठित और असंगठित तरीके से अंजाम देते रहते हैं। इनका दुस्साहस यहां तक बढ़ गया है कि पुलिसकर्मियों पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। रात्रि आकाश का सौंदर्य। लद्दाख के हेनली में देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया, जो रात्रि आकाश के प्राकृतिक सौंदर्य का दीदार करने का सबसे उपयुक्त स्थान बन चुका है। यहाँ रात में तेज कृत्रिम प्रकाश का इस्तेमाल प्रतिबंधित है
लिहाजा रात के अंधेरे में आकाश की खूबसूरती देखती ही बनती है। केंद्र सरकार की यह पहल प्रकाश प्रदूषण को नियंत्रित करने और रात्रि आकाश की खूबसूरत विरासत को सहेजने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही खगोल विज्ञान को नई ऊंचाइयां देने और खगोल पर्यटन के जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में भी यह एक अनूठी पहल है। बल्ब के आविष्कार और विद्युतीकरण की बढ़ती रफ्तार ने एक और जहां अंधेरे पर काबू पा लिया है, वहीं दूसरी ओर इससे रात्रि आकाश को निहारने की नैसर्गिक परंपरा भी खत्म सी हो गई है। सितारों की चमक से भरा आकाश भी अब हमें आकर्षित नहीं कर पाता है। टिमटिमाते तारों ने में अपने पूर्वजों को ढूंढना और सप्तऋषि तथा ध्रुव तारे से जुड़ी कथाएं सुनाना अब चाहता ही कौन है। वास्तव में रात्रि आकाश को निहारने का अनुभव रोमांचक होता है, लेकिन अब लोगों को याद भी नहीं है कि पिछली बार उन्होंने रात्रि आकाश को सुकून से कब निहारा होगा। शहरों की भागदौड़ भरी जीवन शैली और वायु तथा प्रकाश प्रदूषण ने मानो इस सुकून को छीन लिया। अब बच्चे और बड़े दोनों ही मोबाइल के आदी हो चुके हैं तथा कथित आधुनिकीकरण की दौड़ में कहीं ना कहीं हम कुदरत और उसके नैसर्गिक सौंदर्य से भी दूर होते जा रहे हैं। अमेरिका यूरोप की 99% आबादी प्राकृतिक रात का अनुभव ही नहीं कर पाती है। रात में कृत्रिम प्रकाश के बढ़ते और व्यापक उपयोग ने केवल प्रकाश प्रदूषण को ही नहीं दिया, अपितु धरती पर रहने वाले लोगों को आकाश की खूबसूरती से भी वंचित किया। विडंबना है कि लोग प्रकाश प्रदूषण से अनभिज्ञ हैं। रात में कृत्रिम प्रकाश का जैव विविधता पर नकारात्मक और घातक प्रभाव पड़ता है। इससे जीव जंतुओं की प्रजनन, पोषण, नींद और शिकारियों से सुरक्षा जैसी गतिविधियां प्रभावित होती हैं। रात के समय कृत्रिम प्रकाश के संपर्क में रहने से आंखों को खतरा होता है। कृत्रिम प्रकाश के बढ़ते इस्तेमाल से ऊर्जा की खपत में वृद्धि होती है, जिससे ऊर्जा संकट बढ़ने के साथ साथ धन की बर्बादी भी होती है। इससे जीवाश्म संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। बेहतर भविष्य के लिए ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर जोर देने के साथ ही प्रकाश प्रदूषण में अपनी हिस्सेदारी न्यून करनी होगी। टिकाऊ भविष्य के लिए एक जरूरी कदम होगा ये। चलिए, ये भी छोटे छोटे कॉलम रहते हैं, टिप्पणियां लिखी जाती हैं, देख सकते हैं। खेती की लागत कम करेगी देसी बीज। पिछले दिनों केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की स्थापना की। यह बीज के अनुसंधान और उन्हें प्रमाणित करने का काम करेगी। इसका एक उद्देश्य सहकारिता के जरिए परंपरागत बीजों की संरक्षण भी है। इससे आयातित बीजों पर हमारी निर्भरता कम होगी और इससे बीज उत्पादन और वितरण की व्यवस्था भी केंद्रित होगी। और अंततः यह बीज उत्पादन और विपणन में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एकाधिकार को कम करेगी। इसमें सामुदायिक पहल से वो पारंपरिक बीजों का संरक्षण। डबल इंजन वाली मेगा काउंटिंग मशीन, खरी खरी तंज कसा जाता है। हार की हैट्रिक से बचने को चुनौती, उत्तराखंड में। सरकारी नौकरियों में खत्म होगा भ्रष्टाचार। विधानसभा में गीता पर हाथ रखकर भ्रष्टाचार समाप्त करने का संकल्प लेते मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा में। अब आप देखिए, आर्थिक सुधारों के दम पर विकास दर में तेजी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा वैश्विक वृद्धि में रहेगा 16% से ज्यादा योगदान। आरबीआई ने रुपये को थामने के लिए ज्यादा हस्तक्षेप किया है। वैश्विक वृद्धि का महत्वपूर्ण चालक बनने के लिए अर्थव्यवस्था महामारी के बाद तेजी से उभरी है। आईएमएफ ने कहा कि मजबूत आर्थिक वृद्धि दर से आगे बढ़ते हुए भारत पेश कर रहा है एक मिसाल। 6.3% विकास दर रहने का अनुमान जताया। अनुमान वित्त वर्ष 2023-24 में। देखिए, आईएमएफ की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूँ मैं। आप लोगों से हमेशा कहता हूँ इस तरह संगठनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए, मैं विकिपीडिया के हिसाब से इसकी स्थापना की बात करता हूँ, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों को रोकना और उनसे उभरने में सहायता करना इसका उद्देश्य है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हरित विकास को हर साल 2.8 लाख करोड़ डॉलर की जरूरत है। हरित जीडीपी बनाने की दिशा में काम कर रहा है नीति आयोग। पर्यावरण नुकसान के बदले विकसित देश नहीं करते भरपाई। इसमें स्पाइस जेट ने गो फर्स्ट की खरीदने की इच्छा जताई। ये दिवालिया होने के कगार पर है ना गो फर्स्ट। 43 महीने के निचले स्तर पर पी और बीसी निवेश, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की बात हो रही है। छोटे कारोबारों की मदद करेगी मेटा ओएनडीसी। ये आप देखिए, भारत पे का शुद्ध घाटा बढ़कर 941 करोड़ हुआ। कचरे से बिजली बनाने वाले संयंत्रों से विद्युत खरीदने को विशेष इकाई गठित हो समिति कह रही है। यूरोपीय यूनियन ब्रिटेन, श्रीलंका और पेरू के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है भारत। मुफ्त व्यापार समझौता। एनपीएस के लिए ज़्यादा उधार ले सकेंगे 22 राज्य।
राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए। जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 15% हुई। जीएसटी के प्रेसिडेंट की आयु सीमा बढ़ाई गई। इसमें आप देखें, केंद्रीय वस्तु सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2000 मंगलवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। विधेयक में जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रेसिडेंट और सदस्यों के लिए आयु सीमा क्रमशः 70 वर्ष और 67 का प्रावधान किया गया। इससे पहले आयु सीमा क्रमशः 67 और 65 वर्ष थी। ये आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी खबरें हैं। चीन में भीषण भूकंप से 127 लोगों की मौत हुई है। 700 से अधिक घायल, 6.2 तीव्रता के झटकों से भरभरा गई गिर गई इमारतें। ये आप सब लोग काय में पढ़ते होंगे, भूगोल में पढ़ते हैं। बाइडेन के दोबारा राष्ट्रपति बनने में अहम भूमिका निभा सकते हैं हिंदू अमेरिकी। अब यहाँ भी राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना। काटास राज मंदिर दर्शन के लिए भारत से 55 हिंदू तीर्थयात्री पहुंचे लाहौर। H1 वीजा के घरेलू नवीनीकरण प्रोग्राम को व्हाइट हाउस की मंजूरी। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवरों को लाभ वीजा रिन्यू कराने नहीं आना पड़ेगा भारत। यूक्रेन को लेकर रूस बातचीत करने को तैयार है, पुतिन कह रहे हैं। जॉर्जिया सीनेट के चुनाव में उतरेंगे भारतवंशी हैं अश्विन। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसके भी देख लिया करिएगा। ये सब खिलाड़ियों की पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वो उससे डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आईपीएल में अगर देखना है कौन खिलाड़ी कहाँ से है। जॉर्जी ने मेजबान टीम की कराई सीरीज में वापसी। दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट से भारत को हराया। सीरीज 1-1 से बराबर। टोनी ने जड़ा शतक, देख लीजिए। खान पान और सेहत पर ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहेंगे तभी तो सब कुछ कर पाएंगे अच्छे से। डायनासोर के अंडों की कुल देवता के रूप में कर रहे थे पूजा। खुदाई में 17 वर्ष पहले मिला था। मध्य प्रदेश के धार जिले के मामला है। जीवन साथी पर अवैध संबंध का झूठा आरोप सबसे बड़ी क्रूरता है, हाईकोर्ट कह रहा है। आजकल आप लोग देख रहे हैं कि इस तरह के भी मामले खूब आ रहे हैं, समझ रहे हैं, पारिवारिक मामले भी। यहां आप देखिए जनरल नॉलेज की खबरें मिल जाती हैं, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। थॉमस एडिसन ने पहली बार बल्ब का प्रदर्शन किया 1879 में। आज ही आविष्कारक थॉमस एडिसन ने न्यू जर्सी के मैनलो पार्क में एक निजी कार्यक्रम में बिजली से चलने वाला बल्ब का प्रदर्शन किया। इसका आविष्कार उन्होंने 21 अक्टूबर को किया था और 31 दिसंबर को उन्होंने बल्ब का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर की गिराए बम। 1942 में आज ही जापान ने कोलकाता पर बम गिराए और बमबारी के कारण कई अहम इमारतें ध्वस्त हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन चीन को जंग का सामान भेजने के लिए भारत की भूमि का इस्तेमाल कर रहा था। इस सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए कोलकाता को निशाना बनाया गया था। अग्रणी शास्त्रीय नृत्यांगनाओं में से एक है यामिनी कृष्णमूर्ति। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का जन्म 1940 में आज ही मद्रास प्रेसिडेंसी के मदनपल्ले अब आंध्र प्रदेश में हुआ था। वर्ष 1957 में चेन्नई में अपना पहला नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पहले प्रदर्शन के 3 साल के भीतर यामिनी देश की सबसे प्रशंसित नृत्यांगनाओं में से एक बन गई। कुचिपुड़ी नृत्य शैली को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। युवा नृत्यांगनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए 1990 में दिल्ली में यामिनी स्कूल ऑफ डांस शुरू किया। 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित हुई थी। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद धरती फटी, देख लीजिए। रेओजेंस प्रायद्वीप के ग्रीडविक क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट। तीसरे ध्रुव में हिमानी झील के फटने से बड़ा बाढ़ का खतरा। 2018 और 2022 के बीच पहली बार सेंटिनल-2A और सेंटिनल-2B मिशन से प्राप्त उपग्रह
चित्रे। और 1900 तक की GLOF घटनाओं की गतिविधियों से का किया विश्लेषण। नई विधि में उपयोग किए जाने वाले JLF खतरे के मापदंडों का योजनाबद्ध आलेख भी होने की बात हो रही है। 10,000 से अधिक ग्लेशियर पीछे हटे हैं इसमें। कार्यस्थल पर खराब वायु गुणवत्ता रचनात्मकता को करती है प्रभावित। अनुसंधान कह रहा है वीडियो फोटो से ऑटिज्म की पहचान कर लेगा सॉफ्टवेयर। IIT के विज्ञानियों ने विकसित किया ऑटिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग तकनीक के प्रयोग से फोटो और वीडियो के जरिए आसान हो जाएगी पहचान। ऑटिज्म में पीड़ित बच्चों को फोटो से पहचान की सटीकता 97% बताई जा रही। एक गंभीर बीमारी है जो बातचीत करने और दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के विज्ञानियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की मदद से ऐसा ऑटिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित करने में सफलता पाई है जो बच्चों को वीडियो दिखाकर उनकी फोटो के आधार पर ऑटिज्म की पुष्टि कर देगा। 90 वर्ष की उम्र में पायने ने हासिल की मास्टर डिग्री। कहते हैं ना सीखने की उम्र नहीं होती है। ये अमेरिका की 90 वर्षीय मिनी पायने ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। 1951 में नौकरी की वजह से उन्होंने अपना कोर्स बीच में छोड़ दिया था। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं।